तो हमने आपने देखा कि हमने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके लिए 5 स्टेजेस डिवाइड करी हैं। पहला चरण वो कब से कब तक है? 1600 से 1700। 1765। और इसमें कुछ बातें हमने देखी। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि 1600 जो क्वीन एलिजाबेथ है उन्होंने एक चार्टर दिया था 1600 में, उसके द्वारा क्या बनती है? ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। और हमने ये भी देखा यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? सीओडी। सीओडी क्या है आपका? और इसमें 1+24, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे 1+24 क्या है। उसी के बाद हमने देखा कि एक और चार्टर हमने देखा था 1601 पे। तो यहाँ पर हमें दिखता है इसमें क्या बताया था हमने, क्या देखा था हमने, बताओ? गवर्नर को पावर मिल गई थी, लेजिस्लेटिव पावर मिल गई थी। लेजिस्लेटिव। फिर मैं सीधे जा रहा हूँ आपका, ऊपर वाले फिर मैं सीधे जा रहा हूँ आपको कोड को मिले थे 1726 पे जा रहा हूँ। सीधे कहाँ जा रहा हूँ? 1726। तो यानी कि जैसे कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाई है कि भैया एक हॉकिंस साहब आए थे, जहांगीर के दरबार पे आए थे, फिर उन्होंने परमिशन मांगी तो उनको परमिशन तो मिली नहीं, पर अंत में हमें दिखता है कि याद करो कैप्टन बीस्ट से खुश हो जाते हैं। कौन? जहांगीर, क्योंकि वो देखते हैं इन्होंने शिप मतलब इन्होंने जो एक नेवी की जो वॉर हुई थी तो ब्रिटिशर्स ने किसको हरा दिया था? पुर्तगालियों को, क्योंकि उससे पहले ये था कि पुर्तगालियों को हराना नेवी में इम्पॉसिबल है। तो इससे काफी प्रभावित हो गए थे हमारे जहांगीर साहब। यस और नो? फिर हमें दिखता है कि धीरे धीरे 1612 1613 में ब्रिटिशर्स की जो फैक्ट्रीज हैं वो शुरू हो गई थी बनना। यस और नो? ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड आपको दिख रहा है, देखो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है और 1726 यानी 126 साल। कितने? 126 साल। 126 सालों में इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बना ली थी। कितनी? और आप उसका नाम अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि तीनों की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जैसे कि हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, यहीं से एंट्री करने में इन्होंने तीनों खेल लिए थे। ये है बॉम्बे, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, राइट। और बॉम्बे तो इनको बहुत इजीली मिल गया था क्योंकि दहेज में मिला था। यस और नो? प्रिंस चार्ल्स की शादी कैथरीन से होती है, याद आ रहा? प्रिंस चार्ल्स कहाँ के? इंग्लैंड के। कैथरीन कहाँ की है? पुर्तगाल की। तो बॉम्बे तो इनको दहेज में मिल गया था। और जैसे ब्रिटिश सरकार को बॉम्बे दहेज में मिला, इन्होंने लीज पे किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट। तो यहाँ पर क्या है, अब हमने क्या देखना है? 3 प्रेसिडेंसी हैं तो 3 गवर्नर बैठे थे और तीनों इंडिविजुअल थे और इनके पास लेजिस्लेटिव पावर कौन से चार्टर से आती है? 1726, राइट। तो ये एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन है और एक थोड़ा सा एक और क्विक रिवीजन इसका देख लेते हैं। इसको मिटा दूं? फिर एक बात मैंने आपको बताई थी कि आपसे अगर पूछा जाएगा क्या रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो सक्सेसफुल था, तो आप कहेंगे नहीं, ये एक फेलियर था। ये एक फेलियर था। क्यों फेलियर था? क्योंकि ध्यान से देखो 3 इंस्टीट्यूशंस आ चुके थे। 3 कौन कौन से थे? एक था गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो पहला कौन बना? वॉरेन। दूसरा एक सुप्रीम कोर्ट बन चुका है 1773, फिर 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बन जाता है 1774 में। और एक प्रॉब्लम और है कि 1773 से एक क्या आ गई है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब आप ध्यान से देखो प्रॉब्लम क्या थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने उनने इन तीनों का जुरिस्डिक्शन डिफाइन नहीं किया, इसलिए तीनों आपस में लड़ रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था कौन बड़ा है कौन छोटा है। और आप सभी जानते हैं जब भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, प्रशासन की बात होती है या शासन की बात होती है, उसमें हिरार्की होना जरूरी है। तभी क्या होता है? ऑर्डर ऑफ फ्लो। तभी क्या होता है? ऑर्डर ऑफ फ्लो। क्योंकि यहाँ पर हिरार्की बहुत जरूरी होती है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी? जुरिस्डिक्शन डिफाइन ही नहीं करी थी, तो इसलिए आपस में लड़ रहे थे। तो हमें क्या दिख रहा है आगे कि जो आपका अमेंडिंग एक्ट है, अमेंडिंग एक्ट जो टारगेट करता है वो कर देता है गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक तरफ रखता है और सुप्रीम कोर्ट को एक तरफ, और ये साफ बता देता है ज्यादा पावरफुल कौन है? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। तो ये कौन सा एक्ट बताता है? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब यानी कि सुप्रीम कोर्ट को तो यहाँ बाहर कर दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि भैया तुम बहुत छोटे हो, तुम मत इंटरफेयर करना, और इसको बहुत लिमिट कर दिया है। अब पर अभी भी गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लड़ाई होगी। यस और नो? और उसके लिए मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा दिया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पिट्स द यंगर था, याद करिए। और मैंने शायद आपको ये भी बता दिया था पिट्स द यंगर और लॉर्ड कॉर्नवालिस की बहुत अच्छी दोस्ती है। यस और नो? यस सर।
अब क्या होता है, मैंने ये भी बताया था आपको कि बंगाल वाले एरिया में कुछ फेमाइन्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी वगैरह वगैरह। तो जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो सिचुएशन को संभाल ले, सिचुएशन को संभाल ले। इसीलिए हमें दिखता है लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिक्वेस्ट की जाती है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कहते हैं ठीक है, पहले मुझे स्टडी करने दो, फिर मैं जाऊंगा भारत। फिर वो जब स्टडी करते हैं तो उनको समझ में आता है कि अभी भी गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लड़ रही है, क्योंकि अभी इसको सॉल्व नहीं किया है ना, क्योंकि प्रॉब्लम तीनों से थी। पर अमेंडिंग एक्ट ने सिर्फ किसको सॉल्व किया था, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नर जनरल और इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पर अभी भी विवाद किस किस के बीच रहेगा, गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या मैं समझा पाया? क्या यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया कि अभी भी विवाद जो है गवर्नर जनरल और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके बीच विवाद जो है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ अच्छी तरह। क्योंकि ना एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक आदमी बैठता था जिसे हम कहते थे कमांडर इन चीफ। अब आप कमांडर इन चीफ को ये मान सकते हो कि जैसे आर्मी का जो हेड होता है, आर्मी का जो हेड होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो चार्टर एक्ट 1600 था उसमें नवल फोर्स रखने की इजाजत थी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। यस और नो? अब फोर्स रखेंगे तो फोर्स का तो कोई हेड होना चाहिए ना, तो वो फोर्स का हेड ही कहलाता था कमांडर इन चीफ। और आफ्टर 176 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 176 ईयर्स आपको दिखता है कि हमें दिखता है कि गवर्नर जनरल यानी कि गवर्नर लेवल पे लेजिस्लेटिव पावर की भी पावर इसे मिल गई है, ठीक है। अब इसके पास भी एक पावर थी और ये कमांडर इन चीफ अपने लेवल में बहुत अच्छा हो गया था क्योंकि इनकी आर्मी का साइज बहुत बढ़ गया था, तो ये अपने लेवल में पावरफुल था, ये अपने लेवल पे पावरफुल था। अब हुआ क्या, आज भी आपको दिखता है, आज भी आप समाज में क्या देखते हो, आपने देखा होगा कि डीएम साहब और मिलिट्री वालों की लड़ाई हो जाती है। मिलिट्री वाले डरते नहीं है किसी से, यस और नो? कभी आपने देखा हो मिलिट्री और पुलिस लड़ जाती है आपस में, यस और नो? क्योंकि मिलिट्री वाले अपने ही प्रोटोकॉल में चलते हैं ना, तो वो चीज हमें यहाँ पर भी दिखती थी। कमांडर इन चीफ, आर्मी ज्यादा गवर्नर जनरल से ज्यादा किसको सुनती थी, कमांडर इन चीफ। आज भी आप देखो मिलिट्री वाले, आपको सुनने में आता होगा पुलिस वाले और मिलिट्री वालों की लड़ाई होगी इस तरह से, राइट? तो क्या था, कॉर्नवालिस को ये समझ में आ गया कि भैया ऐसा है कि अगर मैं भारत जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम मुझे फेस होगी, ठीक है। यानी कि क्या फेस होगी कि गवर्नर जनरल और किसकी लड़ाई होगी वर्सेस कमांडर इन चीफ। तो गवर्नर जनरल यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करेगा, दो शर्तें रखेगा। वो कहेगा मैं जाऊंगा भारत पर दो शर्तें तुम मुझे एक्ट के रूप में दोगे। किसके रूप में दोगे, लिखित रूप में दोगे, वो भी किस फॉर्म में, एक्ट, मुझे लिखित रूप में दोगे। तो वो दो शर्तें क्या है कॉर्नवालिस की, पहली शर्त क्या है कि भैया कुछ मुद्दों पे, कुछ मुद्दों पे मैं अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बाईपास कर सकूं। इन सम केसेस मैं अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्या कर सकूं, बाईपास। अब आप ध्यान से समझो क्योंकि आप लोगों ने वो सिलोजिज्म करे होंगे, ऑल और सम का इस्तेमाल होता है, और ऑल क्या होता है हमेशा 100%, यस और नो? पर सम के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। सम क्या है, वो 0.01 से शुरू होता है और 99.99% तक क्या कहलाता है, सम। कुछ को आप कैसे परिभाषित करोगे, कुछ को तो यानी कि यहाँ पर सम लगाकर ये निकल के आता है निष्कर्ष कि भैया अब क्या है, जो गवर्नर जनरल बनेगा वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बाईपास कर सकता है। पहली शर्त इसने ये रखी बड़ी सोच समझ के। दूसरी शर्त इसने क्या रखी कि अब से कमांडर इन चीफ भी कौन होगा, मैं ही हूंगा, तब मैं जाऊंगा भारत में। तो इसीलिए आपने देखा होगा एक एक्ट पास होता है, एक्ट ऑफ 1786 कहते हैं। कौन सा एक्ट? ये आपकी लक्ष्मीकांत में भी बता रखा है, आप देखिएगा। तो एक्ट ऑफ 1786 में हमें दो बातें दिखती हैं। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की शर्त थी जो मानी गई एक्ट के रूप में। पहली शर्त है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को मैं बाईपास कर सकता हूं कुछ मुद्दों पर, और ये कुछ बड़ा भयानक शब्द है। और दूसरा है कि कमांडर इन चीफ भी मैं ही रहूंगा। क्या मैं समझा पाया? बाकी लोग को समझ में आया? ठीक है, ओके, गुड। देखो फिर मैं कह रहा हूं यहां पर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने हैं और उसके बाद लक्ष्मीकांत जरूर पढ़नी है, और बाकी डेटा तो मैं आपको दे ही रहा हूं, ठीक है। चलो, अब यहां पर हमें दिखेगा, अब यहां से हमें क्या दिखता है कि एक्सक्यूज मी, हमें क्या दिखता है कि अब चार्टर एक्ट की शुरुआत दोबारा हो जाती है। चार्टर एक्ट की शुरुआत दोबारा हो जाती है, ध्यान से देखेंगे, जैसे हम देखें हर 20 साल में आने लगे थे। सबसे पहला कब आया, 1793 में। हर 20 साल में देखो
पर 1853 के बाद क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसीलिए अचानक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में पास करना पड़ता है, ये सुनो। तो ये सीरीज क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये चार्टर आपको दिखते हैं 1793, 1813, 1833, 1853। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली कब से खत्म हुई, कौन से चार्टर एक्ट से, वो है 1813। पर आजकल ना ऐसे क्वेश्चंस कम पूछ रहे हैं, वो ऐसे क्वेश्चन सबको पता है, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से, यहाँ पर हम इसको कॉन्सेप्चुअली स्टडी करेंगे पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट की शुरुआत दोबारा क्यों होने लग गई है, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था कि जो चार्टर होता था वो डायरेक्ट किससे आता था, मोनार्क से। किससे आता था, मोनार्क। और हमने ये भी देखा था धीरे धीरे क्या हुआ था, जो हमारा एब्सोल्यूट मोनार्की थी वो कहीं ना कहीं कौन सी मोनार्की में चेंज हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो फिर ये दोबारा से चार्टर कैसे शुरू हो गया, समझ रहे हो ना। यानी कि क्या कुछ ऐसा हुआ कि आपकी जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी वो फिर से स्ट्रांग हो गई, क्या कुछ ऐसा हुआ क्या। आइए उसका जरा आंसर ढूंढते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं आपको लेके जा रहा हूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। कहाँ लेके जा रहा हूँ, अब जो मैं बात बताने जाऊंगा क्योंकि आप पीएसआईआर पढ़ चुके हैं तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो लड़ा गया था वो 3 उद्देश्यों के लिए लड़ा गया था। क्या था वो, एलईएफ। एग्री करते हैं मेरी बात से, उदारवाद, समानता और भाईचारा। उदारवाद, समानता और भाईचारा। और आपको पता है जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ठीक होता है तो ज्यादा जोर किस में दिया गया, फिर आगे चल के किस पे ध्यान दिया, ये याद करिए, हमने पॉलिटिकल साइंस वाली क्लास में पढ़ा है इसको। और इसी वजह से आप देखो जब लिबर्टी पे ज्यादा ध्यान दिया तो डॉक्ट्रिन भी हमें कैसे मिलने लगी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजस, ठीक है, गिवन बाय द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन है, एडम। तो लिबर्टी पे ज्यादा ध्यान दिया गया, लिबर्टी पे ज्यादा ध्यान दिया गया। तो लिबर्टी में जब ज्यादा ध्यान दिया गया और इस तरह की थ्योरी हमें दिखी, इस तरह की डॉक्ट्रिन हमें दिखी, तो हमें क्या दिखा, ज्यादा पावरफुल कौन बन गया, जिसको आपने टेक्निकली क्या कहा, क्या कहा आप लोगों ने इन्हें, अब देखो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, ये सुनो। अब याद करो, याद करो, हमने एक वो पढ़ा था एरिस्टोक्रेसी, क्या पढ़ा था, कार्ल मार्क्स, याद आ रहा, कार्ल मार्क्स, माफ, कार्ल मार्क्स, सॉरी माफ करना, ये पढ़ा था आपने किसमें, जो हमारे कौन थे पहले फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन थे, बिल्कुल एरिस्टोटल, राइट। तो उन्होंने एरिस्टोक्रेसी को डिफाइन किया। एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है कि कुछ कुलीन वर्ग, कुछ कुलीन वर्ग शासन करता है, कुछ कुलीन वर्ग शासन करने लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन करने लगता है। कुलीन मतलब होते हैं जिनका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर जिस तरह से लोग बैठते हैं, अब यहाँ पर निर्वाचित लोग नहीं बैठेंगे, अब ये क्या होते हैं, नॉमिनेटेड। यानी कि एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की में एक समानता क्या है, अगर देखा जाए दोनों में समानता क्या है, दोनों में ही कुलीन वर्ग होता है, यानी कि एक रॉयल क्लास होती है, और एक और समानता होती है वो होता है, दोनों में ही क्या होता है, जो राजा बनता है वो क्या होता है, ये समानता है नहीं है। और असमानता की बात की जाए तो मोनार्की में क्या होता है, ज्यादातर एक रूलर होता है, कौन होता है, एक रूलर होता है, और इसमें थोड़े से कुछ ग्रुप होते हैं वो रूल करते हैं, एक काउंसिल जैसी होती है, राइट। बस यही डिफरेंस है, बाकी दोनों में समानता क्या है, रॉयल क्लास। दूसरा क्या है, दोनों ही क्या होते हैं, नॉमिनेटेड। इसीलिए हम एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की को लोकतंत्र में नहीं डालते हैं, क्यों, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव का महत्व होता है, एक निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, यस और नो। अब मुझे बताइए सभी को समझ में आया नहीं आया यहां तक, यस सर। अब देखो ध्यान से, तो यानी कि समानता इतनी है इसमें, बस डिफरेंस क्या है, इसमें अकेले रूल कर रहा है, इसमें थोड़े ग्रुप रूल कर रहे हैं। तो जब इतनी समानता है तो इसीलिए आपको क्या दिख रहा है, दोबारा से कौन सी सीरीज शुरू हो गई, चार्टर की, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793।
अब देखो मैं जानता हूँ कि मेरी क्लास में जो बैठा है उसने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, राइट? तो मैं हर इसके जितने भी टॉपिक्स है इसमें क्या-क्या बता रखा है, उसको एक बार आपने लक्ष्मीकांत से ज़रूर पढ़ना है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने इसके पॉइंट पढ़े हैं। फिर भी अगर आपको लक्ष्मीकांत में कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो हमने देखना है, जो-जो इम्पोर्टेंट इसके लिए हमारे। सबसे पहले याद रखना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1780s में 1780 के दशक में क्या शुरू हो गया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण शुरू शुरू हो गया था, यस और नो? ठीक है? तो हुआ क्या था, अब देखो एक एक्ट पास हो रहा है, लगभग अगर मैं इसको 1785 मान लेता हूँ कि 1785 में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो अच्छा हो गया था, तो लगभग हम देखेंगे अगर इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे तो 8 साल का आ रहा। तो हुआ क्या था कि जब ये चार्टर बनाया जा रहा था तो कुछ कैपिटलिस्ट क्लास, ब्रिटेन की कुछ कैपिटलिस्ट क्लास ने मांग उठाई कि मोनोपोली को खत्म किया जाए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है टुवर्ड्स ईस्ट, अब टुवर्ड ईस्ट में हम क्या लेंगे? इंडिया को। और भी है पर हम इंडिया को लेंगे। तो जो मोनोपोलीज को खत्म की जाए, फिर भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का दबदबा इतना ज्यादा था कि ये मोनोपोली को खत्म नहीं किया गया था। ये सुन लो, क्योंकि ये रीजन दिया गया था कि तुम्हारे पास अभी और मार्केट भी तो है। जो अन्य कंपनी थी जो डिमांड कर रहे थी कि हमें भी जाने दिया जाए भारत, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी दबदबा है, ठीक है? यानी कि उनका काफी फंड दिया गया है उन्होंने सरकार पे, तो सरकार थोड़ा उनके हिसाब से चल रही है। आप जानते ही हैं सरकार ज्यादातर कैपिटलिस्ट क्लास के हिसाब से चलती है। तो हुआ क्या कि कहीं ना कहीं ये मैटर दब गया, यानी कि मोनोपोली जो मांग उठ रही थी, चार्टर अधिनियम 1793 में ये साफ कहा गया कि अभी 20 साल तक मोनोपोली किसको दी जा रही है भारत के लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि ये नियम आपके लक्ष्मीकांत में लिखा है। अब क्वेश्चन है कि नियम लिखा क्यों गया है? क्योंकि एक मांग उठ रही थी कि मोनोपोली को खत्म किया जाए, इसीलिए इन्होंने क्या करा, 20 साल के लिए मोनोपोली आगे बढ़ा दी। क्या मैं समझा पाया? ठीक है? अब यस सर। ठीक है, और भी पॉइंट हैं जैसे 1793 में और भी पॉइंट आपको मिलेंगे, तो वो आप पढ़ लेना, वो उतने मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पढ़ना जरूर है, ठीक है? अब आगे मैं सीधे स्टोरी आपको ले जा रहा हूं आगे। चार्टर एक्ट ऑफ 17, माफ करना 18। अब यहां पर आपको दिखेगा कि मोनोपोली एंड कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? मोनोपोली जो है वो एंड कर दी जाती है। किसकी एंड कर दी जाती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बट यहां पर एक थोड़ा एक्सेप्शन अपने याद रखना है। एक्सेप्शन क्या है इसमें? कि अगर बात की जाए टी ट्रेड की, तो टी ट्रेड भारत में अभी भी कौन करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और चाइना के सारे ट्रेड, चाइना के सारे ट्रेड अभी भी कौन करेगा? ब्रिटिश। तो यानी कि यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम कहते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 ने मोनोपोली को खत्म किया, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, एब्सोल्यूट मोनोपोली को खत्म नहीं किया था। अभी भी भारत में जो चाय के बागान है, जो चाय से रिलेटेड व्यापार है, वहां पर अभी भी किसकी मोनोपोली है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और चाइना में तो सारा का सारा जो मोनोपोली है वो किसकी है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्या मैं समझा पाया? अब क्वेश्चन यहां से ये निकल के आता है, जो आपको समझने वाली बात है, कि जैसे हमने देखा मोनोपोली को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था 1793 में, तो इसमें भी 20 साल के लिए बढ़ा देते, बढ़ाया क्यों नहीं? क्योंकि इसमें रीजन है नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्ट। मैंने आपको ये पहले भी स्टोरी बता रखी है, नेपोलियन बोनापार्ट इसमें इशू है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने कह दिया था जितने भी यूरोपियन कंट्री थी, अगर आप में से कोई भी ब्रिटेन से बिजनेस करेगा, ब्रिटेन से व्यापार करेगा, तो वो कहीं ना कहीं उन पे अटैक कर देगा। तो इसीलिए क्या था, प्रॉब्लम क्या हुई इस नेपोलियन बोनापार्ट के वजह से? प्रॉब्लम क्या हुई, जो ब्रिटेन की अदर कंपनीज हैं, अदर से मतलब मेरा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा है, अदर कंपनीज, अब उनके पास मार्केट ही नहीं है।
अपना फिनिश्ड गुड, अपना जो पक्का माल है उस बेचने के लिए मार्केट ही नहीं है। इसीलिए आपको दिखता है कि अब इसीलिए ये मोनोपोली को खत्म कर दिया जा रहा है, जिससे कि जो अदर कंपनीज हैं वो अपना मार्केट किसको बना पाए, ईस्ट को। क्या मैं समझा पाया? यस, सभी को समझ में आया? जी सर। Yes, sir. ठीक है, इरेज कर दूं ना? जी सर। चलो, अब हम सीधे जा रहे हैं, फिर 20 साल बाद आ जाओ। चार्टर एक्ट कौन सा? और इसके लिए सबसे प्रसिद्ध क्या है कि जो एक शुरुआत हुई थी किसकी, केंद्रीकरण की, सेंट्रलाइजेशन वाली जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत कहां से हुई थी सेंट्रलाइजेशन की? 1773 स्टार्टेड बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इसकी शुरुआत हुई थी। कैसे हुई थी? कैसे हुई थी? ऐसे हुई थी क्योंकि गवर्नर को क्या बना दिया था? गवर्नर एक सेकंड, गवर्नर जनरल बना दिया था, ठीक है। और एक तो ये पद बढ़ा के क्या था कि जो हमारे गवर्नर ऑफ बॉम्बे है और जो गवर्नर ऑफ मद्रास है, हालांकि उनके पास अभी भी उनकी लेजिस्लेटिव पावर है, पर वो रिपोर्ट किसको करेंगे, गवर्नर जनरल को। तो इससे हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरह से सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, ठीक है। अब इसका क्लाइमेक्स आएगा 1833 से। कैसे आएगा? पहले तो ये देखेंगे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको क्या बना दिया जा रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो एक नाम आपने हमेशा याद रखना है, विलियम बेंटिक। Benton. अब याद रखना यहाँ पर वही कीवर्ड आ रहा है जो हमने कल भी डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, कि विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली राइट। और ये भी याद रखना है, ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ के हिसाब से लास्ट, ठीक है, और यहाँ के हिसाब से फर्स्ट। तो यानी कि कोई भी एक सब्सटेंशियल चेंज नहीं हुआ था, यानी कि आदमी नहीं बदला गया था, केवल पोस्ट बदली गई थी। आदमी नहीं बदला गया था, केवल क्या बदली गई थी, पोस्ट। तो यहां से आप क्या समझ में आ रहा है कि अभी भी ये ज्यादा वफादार किसके लिए रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए? ठीक है, गुड। तो आगे हमें क्या दिखता है, जब इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है, जो कि पहला हमारा विलियम बेंटिक बना है, और साथ साथ ये नियम दे दिया गया है कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे है और जो गवर्नर ऑफ मद्रास है उनकी लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई। क्या छीन ली गई? Legislative power. अब इसीलिए कहा जाता है कि जो सेंट्रलाइजेशन को क्लाइमेक्स में पहुंचाने वाला, चरम सीमा में पहुंचाने वाला कौन सा एक्ट है जिम्मेदार? क्या मैं समझा पाया? चलो, गुड। बाकी देखो, बाकी पॉइंट हमारे लक्ष्मीकांत में लिखे हैं, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मुझे लगता है वो आप कर लेंगे, और कोई दिक्कत होती है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके। अब मुझे उम्मीद है कभी आपके मेंस में क्वेश्चन आ गया कि जो भारत में सेंट्रलाइजेशन किया गया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये क्लाइमेक्स में कब पहुंचा, तो उसमें आप 150 शब्द या 200 शब्द लिख पाओगे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब चार्टर एक्ट 1833 की एक बड़ी खूबसूरत बात है, हालांकि वो लक्ष्मीकांत में भी दे रखी है, पर उसमें ज्यादा चर्चा नहीं कर रखी है। बस इतना दे रखा है, देखो आप जब पढ़ोगे ना लक्ष्मीकांत, तो उसमें आपको ये दिया होगा कि जो लॉ बनाए जाते थे, जो कानून बनाए जाते थे इस एक्ट से पहले, 1833 से पहले, उनका जो दर्जा होता था वो रेगुलेशन का होता था। क्या होता था? रेगुलेशन का। ठीक है। अब क्या होगा, अब जो लॉ बनाए जाएंगे 1833 से या उसके बाद या इसके बाद से, तो इनका दर्जा क्या होगा, एक्ट का।
ठीक है, किसका दर्जा होगा? एक्ट का। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि देखो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक रेगुलेशन और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। लिख लिया आप लोगों ने इतना? जी सर। अब जरा इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इरेज कर दूं ना? Yes, sir. आइए देखो, रेगुलेशन और एक्ट, जिसे आप अधिनियम भी कहते हैं, अधिनियम में सबसे पहले हम देखते हैं समानता क्या है। दोनों में सिमिलैरिटी यानी कि समानता क्या है? दोनों ही नियम की बात करते हैं। दोनों ही किसकी बात करते हैं? नियम की। और दोनों ही कहीं ना कहीं एक कानून के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हिंदी में विधि, इंग्लिश में, उर्दू में कानून और इंग्लिश में लॉ। क्या ये बात मेरी समझ में आई? दोनों की मैंने अभी आपको समानता दिखाई है। जी सर। ठीक है, ओके। पर ध्यान से देखना, क्योंकि देखो ऐसा है ना, कभी भी आप कोई समाज देखते हो, समाज में अलग अलग संस्थान होते हैं, कोई भी सोसाइटी होती है, वहां पर लॉ बनाने का अधिकार अलग अलग संस्थानों को यानी कि इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है। अब मैं अभी भारत के उपलक्ष्य में बात करूं, ज्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। तो भारत के उपलक्ष्य में हम देखते हैं कानून बनाने के अधिकार किस किस के पास है, राइट? आइए वो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं उठाता हूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन के पास अपने नियम होते हैं जो भारत में सबसे ऊपर रखे जाते हैं, ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट, इस तरह से। तो इनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्या कहते हैं? इसकी एक साधारण परिभाषा है कि जो नियम हमारे संविधान में लिखे हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस। दूसरे मैं उठाता हूं आपको, क्योंकि देखो हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्या है? लोकतांत्रिक देश है। इसीलिए देखा जाता है कि एक्ट का बड़ा महत्व है, क्योंकि एक्ट हमारे वहाँ लोकतांत्रिक नियमों से ही आते हैं। यानी कि हमारे वहाँ दो सोवरन गवर्नमेंट हैं, आप सभी जानते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर में पार्लियामेंट बैठी रहती है और स्टेट में उनकी विधान मंडल या विधानसभा मान लेते हैं, ठीक है। इनके द्वारा जो भी एक्ट आते हैं, यानी कि इनके द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, वो एक बहुमत से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? मेजॉरिटी। मेजॉरिटी से। जो आगे चलकर क्या कहलाते हैं जब वो मेजोरिटी से पास हो जाते हैं? यानी कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो कानून है, जो हमें नाम से ही पता चलता है, ये लोगों ने बनाया है। ये लोगों ने बनाया है, तो किसी भी नियम या किसी भी कानून के पीछे एक्ट लगा होगा तो हम सीधे समझ जाएंगे ये एक लोकतंत्र की विचारधारा ने कानून बनाया है, अर्थात ये एक आम आदमी ने बना रखा है। ये सुनो, जैसे मैंने कहा आपसे पॉक्सो अधिनियम, पॉक्सो एक्ट लगा रहता है ना आगे। कब आया था पॉक्सो? 2012. 2012। तो यहां पर क्या लगाया ये? एक्ट। तो यहां से आपको क्या समझ में आ गया? जो पॉक्सो कानून है, ये कानून आया है हम ही लोगों के द्वारा। लोकतंत्र का सम्मान करता है ये एक्ट। क्या मैं समझा पाया? एक्ट लगते ही आप समझ जाएंगे ये कहां से आया है? हम ही लोगों की सहमति के द्वारा। क्योंकि ये कैसे आता है? ये एक्ट तभी पास होगा जब मेजोरिटी से पास होगा। ये सुनो, यस सर। बाकी लोग समझ पाए नहीं समझ पाए? यस। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब बड़ी खूबसूरती है। जैसे मैं एक बात बोलूंगा, शायद आप सहमत नहीं हो पाएंगे। मेरे को ये समझ में आता है, जो मेरी रिसर्च है, मुझे ये समझ में आता है कि भारत जैसे देश में कहीं ना कहीं एक्ट नंबर 1 पे है। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, सबसे ऊपर तो हमारा संविधान है। पर आप ध्यान से समझो, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 368 की, उसमें क्या लिखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कौन चेंज कर सकता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बाय लॉ। और पार्लियामेंट Law. कभी भी लॉ कैसे बनाती है? यानी कि संविधान को एक एक्ट चेंज कर सकता है।
ये एक्ट, अब जैसे ये याद रखना, हमारे भारत में 2 बनाते हैं एक्ट, एक संसद बनाती है और एक विधानसभा बनाती है, पर संसद, ठीक है? यानी कि हमारे, अब हम कहते हैं ना लोकतंत्र है हमारे वहाँ, और लोकतंत्र सबसे ऊपर रखते हैं हम, बिल्कुल। ये एक उदाहरण है आपके पास जिसमें आप ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के पास इतनी शक्ति होती है कि वो संविधान को भी क्या कर सकता है? बदल सकता है। कभी आपसे पूछा जाएगा कि संविधान को क्या लोकतंत्र बदल सकता है? तो आप कहोगे बिल्कुल, ये संविधान ने ही आज्ञा दे रखी है। खूबसूरती क्या है? संविधान ने ही अपने अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद को ये आज्ञा दे रखी है। क्या मैं समझा पाया? तो यहां से आपको, अब एक हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, सी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ दिखाया मैंने आपको एक्ट दिखाया। वैसे ही हमारे क्या होते हैं, कुछ ऑर्डर्स होते हैं, जैसे ऑर्डर के द्वारा ही लॉ बनते हैं। जैसे आपके डीएम साहब होते हैं, धारा 144 लगाते हैं, ये भी तो कानून बनता है, चाहे ये एक टेम्परेरी होता है। क्या होता है? वैसे ही आपके टेम्परेरी को एक और आधार लूं तो मैं, आपने सुना होगा अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति 123, राज्यपाल 21, और अध्यादेश की भी खूबसूरती है कि ये क्या होता है? टेम्परेरी। क्योंकि अगर इस, चाहे वो टेम्परेरी, चाहे ऑर्डर है, चाहे वो ऑर्डिनेंस है टेम्परेरी, इसको परमानेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत चाहिए होती है? और एक्ट को ही हमने महत्व क्यों दे रखा है? क्योंकि एक्ट हमारे द्वारा ही तो बनता है। इसीलिए आप देखो कहीं भी किसी भी एंगल में देखोगे एक्ट आपको ऊपर दिखेगा, राइट? ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ता है ना, ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 6 मंथ, 6 वीक। असल में अध्यादेश की खुद की जो अधिकतम सीमा होती है वो 6 वीक होती है। कितनी होती है? पर 6 मंथ इसलिए आ जाता है क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि जो हमारे सत्र होते हैं, सेशन होते हैं, उसमें अधिकतम गैप कितना हो सकता है? 6 मंथ का। तो ये 6 मंथ किसका गैप आ जाता है? हमारे सत्रों का, हमारे सेशंस का। इसीलिए हम कहते हैं मैक्सिमम टाइम गैप जो ऑर्डिनेंस का होता है, या ऑर्डिनेंस सबसे ज्यादा कितना चल सकता है? 6 मंथ, 6 वीक। क्या मैं समझा पाया? ठीक है। अब वैसे ही आप देखोगे हमारे कुछ हमारे, जैसे आपने सुना होगा, जैसे ये होता है ना, यूजीसी होते हैं, आपके एआईसीटीई होते हैं। यूजीसी वो होते हैं, आपकी डिग्री तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक वो यूजीसी से अप्रूव्ड नहीं है। एआईसीटी होता है आपका जो इंजीनियरिंग, जो टेक्निकल डिग्रीज होती हैं आपकी। तो ये सब क्या लाते हैं? ये कॉलेजों के लोग क्या, कॉलेजों के लिए क्या लाते हैं? लाते हैं ना, रेगुलेशंस। तो ये भी एक तरह के कानून होते हैं। तो कहने का ये मतलब है, देखो मैंने आपको कुछ कानून दिखाया हमारे, एक है आपका सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रखा है, फिर नीचे मैंने एक्ट्स रखा है, फिर नीचे ऑर्डर रखे हैं, फिर अध्यादेश रखे हैं, फिर आपके रेगुलेशंस रखे हैं, फिर आपके बाई लॉज भी होते हैं। देखना, इसको रिमूव कर रहा हूँ। आपने बाई लॉज का नाम सुना होगा, सुना है ये बाई लॉ? क्या होते हैं ये? बस यही सुनना चाह रहा था सर, बस पढ़ा है समझा नहीं है। और सर का मेरा कौन सा पेपर है? सिविल। नहीं नहीं, गलती आप ही लोगों की नहीं है। परसों मेरी आशु मैम से भी कुछ बातें हो रही थी, तो गलती मैं आपको जिम्मेदार ठहरा ही नहीं रहा हूँ। थोड़ी गलती आपकी भी है कि कभी कभी आंखें बंद करके भी भरोसा करना मूर्खता खुद की होती है ना। एक वही बात हो गई कि मेरे को किसी ने मूर्ख बनाया। अरे तुम बने क्यों? दिमाग आपके पास नहीं था, राइट? बाईलॉज क्या होते हैं? बाईलॉज वो होते हैं जो, जैसे आपने सुना है कभी जैसे पंचायत ने कोई नियम निकाला या म्यूनिसिपैलिटी ने कोई नियम निकाला, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? बाय। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने सुना होगा बाई प्रोडक्ट। जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका बाई प्रोडक्ट निकल के आता है। यस और नो? कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझे आप बाई प्रोडक्ट का? जैसे मुझे एक बात बताओ, आपने ये जैसे होता है ना, जैसे गांव में मैं आपको लेके जा रहा हूँ, गांव में गोबर के थपेड़े जैसे बनाते हैं। थपेड़े समझते हैं आप लोग? वो गोबर होता है ना, गोबर को हाँ, जैसे अलग अलग उबले उबले, हाँ अलग अलग क्षेत्र उबले, बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उबलों को जलाऊंगा तो उससे क्या निकलती है? तो ये क्या बन गया इसका? बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट मेरा मेन प्रोडक्ट क्या था? उबले। तो इसमें से काफी बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, तो उनमें से एक बाई प्रोडक्ट क्या है? CO2। अब मैंने क्यों समझाया आपको, अगर आप ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं।
जैसे हम आज भी कहते हैं कि हमारा जो भारत है, इंडिया जो है, उसमें 2 सोवरेन गवर्नमेंट है। कितनी है? 2 हमारी संप्रभु सरकारें हैं। पर आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, आप कहना चाहिए, आपने मुझसे कहना चाहिए, क्या बात कर रहे हो सर? हमारे वहाँ 2 नहीं 3 है। कैसे? सर देखिए ऐसा है, 73वां संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। और सर देखिए 24 अप्रैल 1993 से हमारी क्या लागू होगी संवैधानिक तौर पे? पंचायत। और सर आप देखिए हमारे पास केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और पंचायत है, यानी कि हमारे थ्री टियर गवर्नमेंट्स हैं, सेंटर, स्टेट और पंचायत। पंचायत। तो आप कहोगे सर हमारी 3 सरकार है, 3 संप्रभु सरकार है, तो डेफिनेशन गलत हो जाती है, क्योंकि आप ध्यान से देखना, आपकी अनुसूची 7 में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। क्या आपको कहीं पर वहां अनुसूची दिखती है कि पंचायत के लिए भी एक अनुसूची है या म्यूनिसिपैलिटी के लिए भी एक अनुसूची है? दिखती है? हाँ सर। वहां पर आपको क्या हाँ दिखता है? अनुसूची 7 में क्या दिखता है? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि जो पंचायत होते हैं, पंचायत को शक्ति कौन देता है? स्टेट देता है। स्टेट अपनी बहुत सारी पावर किसको दे देता है? पंचायत को या म्यूनिसिपैलिटी को। क्या कहा मैंने? समझ में आ गई ना बात? स्टेट से ही निकल के आते हैं पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज, और स्टेट इनको अपने लेवल पे पावर देता है। ठीक है? तो असल में ये किसकी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं? स्टेट की। ठीक है? इसीलिए इनके द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं उनको हम लॉ नहीं कहते, उनको क्या कहते हैं? बायलॉ। लिख लो इस बात को। अगर आपसे परिभाषित करने को आया है कि बाई लॉ क्या होते हैं, क्या आप समझा पाएंगे? यस। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ? अगर होगा तो बता देना, अगर लग रहा है कि सर फास्ट पढ़ा रहे हो। सर एक बार दोबारा बता दो ये। देखो, आपने स्केड्यूल 7 देखा है ना? स्केड्यूल Yes, sir. 7 में कौन कौन सी लिस्ट होती है? 3 लिस्ट होती हैं, एक सेंट्रल लिस्ट, एक स्टेट एंड कॉन्करेंट। एक होती है कॉन्करेंट। तो कहीं पर भी यहाँ आपको ऐसा दिखता है कि यहाँ पर एक पंचायत लिस्ट अलग दे रखी है? नहीं सर। क्योंकि कॉन्करेंट का मतलब ही क्या होता है? सेंटर और स्टेट मिलकर कानून बनाते हैं। यानी कि 1993 से हमारे पास चाहे पंचायत है, पर उसको अलग से कोई शक्ति नहीं दी गई है, राइट? वो अपनी शक्ति कहां से लेता है? वो अपनी पावर कहां से लेता है? स्टेट से। स्टेट जितनी उसे पावर देगा, पंचायत उस हिसाब से काम करता है। ठीक है? अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है, सर एक स्केड्यूल 11 बैठा हुआ है, वहां पर तो हमारी जो पंचायत से संबंधित सारे विषय दे रखे हैं, वो विषय भी क्या है? स्टेट निर्धारित करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? स्टेट निर्धारित करता है। हाँ सर। इसीलिए आप देखना, कभी भी एनालाइज करना, आप अलग अलग राज्यों की पंचायत को कभी स्टडी करना, अलग अलग राज्यों की, तो आपको क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा कि पंचायतों के पास अलग अलग शक्ति है। आई गेटिंग माय पॉइंट? पंचायतों के पास अलग अलग शक्ति है। क्यों है? क्योंकि हर राज्य अपनी पंचायत को अलग अलग शक्ति देता है। क्या मैं समझा पाया? और स्केड्यूल 11 में जो आपको विषय दिखते हैं, वो मिनिमम विषय है, मतलब इतने विषय तो देने ही चाहिए। जैसे अगर मैं 100% लेके चलूं, तो स्केड्यूल 11 में मान लो 30% दे रखा है कि हर पंचायत को कितना कितना दिया जाएगा? 30% तो दिया जाएगा। इसको तुम स्केड्यूल 11 मान लो। क्या मान लो इसको? स्केड्यूल 11। बाकी आप देखोगे किसी पंचायत में 50% दिखेगा आपको, किसी पंचायत में आपको 60% दिखेगा, इस तरह से। तो यानी कि पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी के पास अपनी कोई अनुसूची नहीं है, अपना उनके पास कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, राइट? वो ज्यादातर किसकी शक्ति इस्तेमाल करते हैं? स्टेट की। इसीलिए जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वो जो लॉ बनाती है, उनको हम लॉ की कैटेगरी में नहीं डालते, उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? बाय लॉ। और एक एग्जांपल और दे रहा हूं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। सेंटर के लिए पार्लियामेंट है, स्टेट के लिए विधानसभा है, तो पंचायत के लिए कोई दिखाओ मुझे असेंबली, कोई गैदरिंग है जहां पर ऐसे एक्ट बनते हैं? नो सर। आप पकड़ पाए? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पंचायत ज्यादातर किसकी शक्ति इस्तेमाल करता है? स्टेट उसे जितनी पावर दे रहा है। क्या मैं समझा पाया आपको केशव जी? जी सर। तो बाई लॉ समझ में आ गया ना?
और जब आप ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये आपके कहाँ परिभाषित हैं? आर्टिकल 13 में, 13। ठीक है, आर्टिकल 13 में लॉस को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से मैंने आपको क्या समझाया, तो हमें ये समझ में आ गया कि ज्यादातर हमें दिखता है, सबसे पावरफुल हमें क्या दिखता है? एक्ट। और एक्ट हमें ये परिभाषित करता है, ये कहाँ से निकल के आया? पार्लियामेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो चार्टर 1833 में एक नियम ये डाला गया कि इससे पहले के जो भी हमारे लॉस थे वो किस कैटेगरी में थे? रेगुलेशन। पर अब 1833 है, उसके बाद क्या माने जाएंगे? ये एक्ट। और एक्ट माने जाएंगे से क्या मतलब था? चाहे उनका नाम चार्टर आ रहा था, क्या नाम आ रहा था? जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आएगा, ठीक है, फिर तो आता ही नहीं है। तो यानी कि चाहे ये चार्टर एक्ट 1833 है, चाहे इसके बाद 20 साल बाद 1853 आएगा, उसको आपने क्या परिभाषा देनी है? एक्ट की। अर्थात ये असल में जो पास किए गए हैं ये पार्लियामेंट से पास किए गए। कहां से किए गए? ब्रिटेन की पार्लियामेंट से, क्योंकि हमने देखा एक्ट कहां से पास होता है? हमेशा पार्लियामेंट से। यानी कि यहां पर हमें क्या दिख रहा है? ये एक्ट कौन पास कर रहे हैं? गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि अगर मोनार्क पास करता तो क्या लिखा था? चार्टर। अब आप कहोगे सर फिर यहाँ चार्टर भी तो लिखा है। ये इसलिए लिखा था क्योंकि वो क्वीन जो भी है उस समय जो मोनार्क था उसका सम्मान देना चाह रहे थे। उन्होंने कहा हम चार्टर ही रखेंगे इसका नाम, परंतु इसको रेगुलेशन नहीं समझा जाएगा, इसको क्या समझा जाएगा? एक्ट। ये इन्होंने साफ कह दिया, क्योंकि चार्टर सुन के आदमी को क्या लगता है ये एक्ट कहां से पास हुआ है? मोनार्क। क्योंकि जनरल डेफिनेशन तो यही है ना, चार्टर मतलब ये हमें मोनार्क से मिलता है। तो इसीलिए इन्होंने चार्टर एक्ट 1833 में ये साफ डाल दिया कि इसको आप रेगुलेशन, यानी कि इसको आप ये ना समझे कि ये मोनार्क से आया है, इसको आप ये समझिएगा कि ये एक्ट है। अर्थात ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास कर रखा है, और इसके बाद जितने भी एक्ट आएंगे, चाहे वो चार्टरी नाम से क्यों नहीं आएंगे, पर उनको आपने क्या समझ लेना है? ये एक्ट है, अर्थात ये पार्लियामेंट से पास है। क्या मैं समझा पाया? देखो ये बहुत डेप्थ नॉलेज है, ये बहुत चीजें क्लियर है। तो आपको क्या समझ में आ गया? चाहे नाम चार्टर है, चाहे नाम चार्टर है 1833 और 1853 का, पर एग्जैक्टली अब इसमें कानून क्या कहलाएंगे? एक्ट, ठीक है। अर्थात ये कहां से पास हो रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब ये कहां से पास हो रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। क्या मैं समझा पाया? सर हाँ जी। जो चार्टर एक्ट 1833 को भी एक्ट ही बोला जाएगा? हाँ, क्योंकि बोला तो इसको टेक्निकली इसका नाम इन्होंने चार्टर एक्ट 1833 रखा, तभी तो इन्होंने क्लॉज दिया कि इससे पहले के रेगुलेशन पर ये इससे और इससे आगे वाले क्या क्या कहलाएंगे? एक्ट। और ये मैंने कौन से चार्टर में पढ़ा रहा हूं मैं आपको? 33 में। क्योंकि उनको पता था ना कंफ्यूजन हो सकता है, लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि चार्टर नाम है, परंतु इसीलिए उन्होंने इसी नियम में ये दे दिया था, इसी में क्लॉज दे दिया था कि अब से इसको क्या समझा जाए? और इससे आने वाले भी क्या समझे जाएंगे? ऑल दो उनका नाम चाहे चार्टर ही होगा, पर उसको क्या समझा जाएगा? एक्ट। क्या मैं समझा पाया? अब देखो इसको और अच्छा आप कैसे समझ पाएंगे, थोड़ा मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ले जाता हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा, तब और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, देखो समय देखो ना, समय ये समय ऐसा है जब हमारे भारतीय जो हैं वो बहुत सक्षम हो गए हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं, राइट। और वो डिमांड कर रहे हैं लोकतंत्र की। वो डिमांड, वो कभी ये नहीं कह रहे कि भारत को पूरी तरह से आजाद करो, वो कह रहे हैं कि जब ब्रिटेन में लोकतंत्र है तो हमें, अगर ब्रिटेन हमारे लिए काम कर रहा है तो ब्रिटेन लोकतंत्र का सहारा लेके काम करे। तो इसीलिए ये एक प्रेशर भी था इन लोगों के लिए, ठीक है। इसीलिए इन लोगों ने क्या करा, फिर यहाँ पर एक नियम डाल दिया कि अब से जो भी भारत के लिए कानून बनाए जाएंगे वहां पर मोनार्क को हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे पार्लियामेंट को। और यहाँ पर फिर क्या हुआ था, इस समय तक क्या होती, जो हमारी मोनार्क थी वो फिर कमजोर हो गई थी, राइट। तो ये वाला दोबारा बता दीजिए। मैंने कहा कि देखो जैसे हमने देखा कि एक याद करो, मैंने आपको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन पढ़ाया था, याद है या भूल गए होगे थोड़ा बहुत? 1618। बस ये याद रखना, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद हमें ये दिखता है कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी वो धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो रही थी। यस और नो? मतलब इसको हम ऐसे समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम मोनार्की को मान रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल बहुत पावर है इनके पास, पर जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन था उसके बाद ये थोड़ा डाउनफॉल शुरू हुआ,
यानी कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की है वो कमजोर होती जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती जा रही है। पर यहाँ पर मैंने कहा एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, लिबर्टी को ज्यादा महत्व मिला। फिर हमें दिखा है कि एरिस्टोक्रेसी ऊपर आ रही है, तो मोनार्की फिर स्ट्रांग हो रही है। फिर हमें क्या दिख रहा है आगे चल के, जो चार्टर एक्ट 1833 से हमें दिख रहा है कि मोनार्की फिर नीचे डाउन हो रही है। ठीक है, अब तो खैर मोनार्की डाउन ही रहेगी, अब ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको आप चार्टर एक्ट 1833 मान लो। यहां से हमें दिख रहा है कि मोनार्की थोड़ा डाउनफॉल में शुरू होगी। यहां से आपको दिखेगा कि ज्यादातर अब जो कानून बनेंगे उनको क्या कहलाया जाएगा, एक्ट। अब आप देख लो, चाहे इसके बाद चार्टर एक्ट 1853 आया, पर वो एक एक्ट ही कहलाएगा, क्योंकि अनाउंस कहां से हो गया, नाम चाहे उसका चार्टर एक्ट 1853 है, पर वो मान लेना कि वो पार्लियामेंट से पास हुआ है। ठीक है, इसके बाद कौन सा एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके पास, इसके बाद आपके 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे, आई रिपीट 3 काउंसिल एक्ट आए थे, कौन कौन से, 1861, 1892। तो फिर आपका क्या था, फिर आया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फिर आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर आया आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1940। 1947। तो इसके बाद तो हमें 1833 के बाद तो हमें दिख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो, माफ करना, जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी वो तो बिल्कुल खत्म ही हो गई थी। क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ था, आप जानते ही हैं कि हर जगह लोकतंत्र फैलता जा रहा था। राइट, क्या मैं समझा पाया? तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि 1853 वाले, माफ करना, 1833 चार्टर में ये क्लॉज डाला गया है कि इससे पहले के जो भी थे उनको रेगुलेशन समझा जाए, परंतु इससे इससे और इसके बाद से जितने भी नियम आएंगे वो क्या होंगे, एक्ट्स। ठीक है, और ज्यादातर आप सभी जानते हैं जो एक्ट्स हमेशा पास होते हैं वो किससे होते हैं, लेजिस्लेटिव से। किससे पास होते हैं, और रेगुलेशन किससे पास होते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको पता ही है, वैश्विक स्तर पे यानी कि वर्ल्ड वाइड हमारा व्यवस्थापिका यानी कि लेजिस्लेटिव ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी। और आप सभी जानते हैं लोकतंत्र में हमेशा ज्यादा स्ट्रांग क्या होता है, क्या होता है लोकतंत्र में ज्यादा स्ट्रांग, बिल्कुल। क्लियर हो गया, किसी का कोई क्वेश्चन? अब आ जाओ, अब सीधे हम जाएंगे 1853 में। अब आ जाओ 20 साल बाद। अब देखो इसका बड़ा एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, ऐतिहासिक इसका एक महत्व है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इसका। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं बताओ, किसी को आइडिया? सर इसमें पहले जो एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट दोनों भारत थे ना, तो उनको सेपरेट किया गया। गुड। तो फिर इसमें वो नहीं पाता जो इंडियन की भर्ती वगैरह थी, सिविल सिविल सर्विस की भर्ती, इंडियंस को भी जाने के लो कर दिया गया था। चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ध्यान से देखना, इसको मैंने कहा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, पहले वो समझ लेते हैं। जैसे आजकल आपको एक दिखती है पार्लियामेंट, क्या दिखती है आजकल आपको, पार्लियामेंट दिखती है। और पार्लियामेंट हमारी हमेशा क्या होती है, एक लेजिस्लेटिव विंग। क्या होती है, एक लेजिस्लेटिव विंग है या नहीं है, एक व्यवस्थापिका शाखा है या नहीं है, बताओ। तो असल में इसकी शुरुआत इसी एक्ट से होती है। कैसे, क्योंकि आप याद करो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से क्या था, एक गवर्नर जनरल था और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। क्या थी, परंतु चार्टर एक्ट 1853 से अब एक और काउंसिल जोड़ी जाएगी प्लस, कौन सी काउंसिल, और यही आगे चल के लेजिस्लेटिव काउंसिल किसका रूप लेगी, क्लियर है? अब देखो, अब हम यहाँ पर देखेंगे एक गवर्नर जनरल हो गया है और उसके बाद दो काउंसिल्स हैं, एक है एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसकी जो कुल संख्या थी, इसमें कितने मेंबर्स हो गए थे, 12। कितने हो गए थे, 12। अब ये 12 मेंबर्स कौन कौन से थे, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है,
ये बात समझ में आई ना, 12 मेंबर्स कुल कैसे हो गए? गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल मिला के कितने मेंबर हैं? 12। ठीक है, आइए अब जरा 12 कौन कौन थे उस पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आइए जरा उनको देखते हैं। तो 12 मेंबर्स, सबसे पहला ऑब्वियसली गवर्नर, कमांडर इन चीफ, 4 members of executive council, 6 members of legislative। कितने हो गए? 12। ठीक है, अब ये जो 6 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, इनमें से दो कौन कौन थे? ठीक है, आउट ऑफ 6 दो कौन कौन थे? इनमें से दो कौन कौन थे? इंग्लिश जजेस, यानी कि ऐसे जज जो इंग्लिश हैं, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित थी? कैलकाटा में। और बाकी 4 कौन है? ये अपॉइंटेड होते थे, अपॉइंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल एंड आगरा। एमबीबीएस होता है ना, एमबीबीएस के बदले क्या याद रखो? एमबीबीए। क्या आपकी 3 प्रेसिडेंसी और एक आगरा। क्लियर है? जी सर। हो गया? शैल आई इरेज इट? यस सर। अब इसमें एक बात अच्छी तरह याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी हमने अभी देखा चार्टर एक्ट 1853 में, तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, हम लिखेंगे इन दिस मैनर, जो भी हमने 12 लोगों का देखा, इन दिस मैनर द local representation was introduced for the first time, for the first time, है ना? जैसे हमें लोकल कैसे दिख रहा है? MBBA। ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव विंग है आपकी, लेजिस्लेटिव विंग में हमने देखा 2 लोग तो चलो वो नॉमिनेटेड हैं, 2 लोग तो क्या है? नॉमिनेटेड। वो कौन बनेंगे? सुप्रीम कोर्ट वाले, चलो उनको छोड़ दो। बाकी 4 लोग तो अपॉइंट किए जाएंगे। 4 लोग अपॉइंट करेगा ऑब्वियसली गवर्नर जनरल ही करेगा, बट वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता, उसको किसकी सुननी पड़ेगी? MBBA से ही उसको लेना पड़ेगा। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन पहली बार हमें दिख रहा है कि भारत में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। कभी आपसे पूछा जाएगा कि माफ करना, गवर्नर जनरल की जो परिषद है, जो उसकी काउंसिल है, उसमें पहली बार आपको लोकल रिप्रेजेंटेशन किस एक्ट से दिखता है? तो आप कहाँ टिक करके आएंगे? 1853 चार्टर एक्ट। गॉट इट? यस सर। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अंग्रेजों ने क्या किया था, जैसे भारत आजादी से पहले और भारत आजादी से पहले क्या डिफरेंस है, कभी आपसे कोई पूछा जाएगा ना, तो आप सिंपल से कहना, जैसे आपसे पूछेगा कोई पॉलिटी में बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या डिफरेंस है, तो आप पॉलिटी में बोलेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमें दिखता था वो दिखता था एग्जीक्यूटिव्स आर मोर पावरफुल देन, और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें क्या दिखता है? लेजिस्लेटिव इज मोर पावरफुल देन। ठीक है, ये आपने बोलना होता है। ठीक है, अब वही चीज हमें दिखेगी, अभी तो हम आजादी से पहले की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी पावरफुल क्या रहेगा? एग्जीक्यूटिव। तो आपने क्या लाइन लिखनी है? एक लाइन लिखनी है, बट
no law made by the council. अब ये काउंसिल कौन सी है? लेजिस्लेटिव वाली। कौन सी काउंसिल है? legislative one, could be promulgated without the assent of the oh shit man, अच्छा ठीक है, of the governor general. who had the power to veto any bill of legislative council. पहले इसका लिख लो फिर बताते हैं, इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है? yes sir, लिख दिया सबने? जी sir, Yes, sir. अब ध्यान से देखो, अगर इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखो इसकी तुलना आज के हिसाब से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? तो ये सिनेरियो है आपका 1853 का, और एक सिनेरियो हम रख रहे हैं आज का, ठीक है? आज का डेट है 15 जून 2024। देखो सिनेरियो देखो, अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूं, अभी हमने देखा कि जो हमारा गवर्नर जनरल है वो किसी भी बिल को, एनी बिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर सकता है? वीटो लगा सकता है। वीटो तो आप जानते होंगे, रोकना। हम इसको वैसे अलग भी पढ़ेंगे। और 15 आज के हिसाब से हम देखेंगे, अगर मैं बात करूं मनी बिल की, क्योंकि हमारे 4 तरह के बिल होते हैं, राइट? ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो मैं देखूं मनी बिल देखूं या मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देखूं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देखूं, क्या हमारे राष्ट्रपति इसमें पूरी तरह से वीटो का इस्तेमाल कर पाते हैं? नहीं, no sir, ठीक है? तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आज हमें दिखता है कि राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल हमें क्या दिखती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर हमसे पूछा जाए ज्यादा पावरफुल कौन है, तो आप आर्टिकल 74 का इस्तेमाल करके क्या कह सकते हैं? ज्यादा पावरफुल क्या है? council of minister, पर यहां पर आपको पता है ऐसा कुछ नहीं था। यहां पर ओवरऑल पावरफुल क्या था? एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव को भी दर्शाने वाला कौन था? गवर्नर जनरल। और आप ये भी समझ गए होंगे कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, सबसे पहले वाला चार्टर, वहां पर एक नियम जब आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि, याद करो, एक एक्ट पढ़ाया था मैंने 1786 वाला, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रखी थी, याद आ रहा? yes sir, Yes, sir. तो जो शर्तें कॉर्नवालिस ने रखी थी उसको चार्टर एक्ट 1793 ने ये कह दिया था कि अब जितने भी भविष्य में आने वाले गवर्नर जनरल होंगे उन पे ये शर्तें लागू रहेगी। तो हमें दिखता है कि 1786 से हमें दिखता है कि गवर्नर जनरल बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्या कर सकता था? बाय पास। bypass, ठीक है? तो हमें दिखता था कि गवर्नर जनरल जो है वो बहुत पावरफुल था, और ऊपर से वो इतना पावरफुल इन्होंने बना दिया कि वो किसी भी तरह का वीटो लगा सकता था, उसके पास पूरी पावर थी। इसीलिए चाहे हमारा लोकल रिप्रेजेंटेशन हमें 1853 में दिखा, परंतु ये सिर्फ एक कठपुतली थी। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी ना, ये सिर्फ क्या थी? एक कठपुतली। क्या मैं समझा पाया? yes sir, ठीक है? क्योंकि Yes, देख sir. यहाँ पर क्या है, कभी भी आपने मेंस लिखना है, इसमें कुछ भी लिखना है, तो आपने सिंपल सा कहना है, ऑल्दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया था वाया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अच्छा, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, क्या ये रेगुलेशन माना जाएगा? नहीं, इसको हम क्या मानेंगे? एक्ट। ठीक है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था, परंतु ये सिर्फ एक क्या था? पपेट। अब आप कैसे कहोगे? इसकी तुलना आप आज के हिसाब से कर देना, क्योंकि इसमें यह था कि जो गवर्नर जनरल है उसके पास एब्सोल्यूट वीटो की पावर थी। कैसी थी? मतलब वो किसी भी मुद्दे पे क्या लगा सकता था? वीटो। पर आजकल लगा सकते हैं वीटो? मनी बिल में क्या राष्ट्रपति वीटो लगा सकते हैं? क्योंकि मनी बिल में पहले ही इजाजत दे देते हैं।
और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये बात बिल्कुल नहीं की गई थी, परंतु एक अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट के बाद ये कह दिया गया है कि अगर कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा, उसमें राष्ट्रपति वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, केवल वो उसमें हस्ताक्षर करेंगे। वो कौन सा अमेंडमेंट था? तो 24th, वाह, पक्का? 23rd पता नहीं 24 था सर। क्या पूछा दोबारा बोलिए। मैंने कहा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये कोई बात नहीं की गई थी, परंतु एक संशोधन हुआ जिसके बाद ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो वीटो नहीं कर सकते। कौन सा अमेंडमेंट है? अब ये काम करेंगे, क्लास ओवर करने के बाद रिसर्च करके ग्रुप में डाल देना, पीएसआईआर का जो हमारा ग्रुप है उसमें डाल देना, ठीक है, रिसर्च करके। अच्छा, तो क्या मैं समझा पाया? 1853 क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अब आप लोगों Yes, से sir. मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मैंने पढ़ाया है एक बार लक्ष्मीकांत में जो स्टैंडर्ड पॉइंट दिए हैं उन सबको पढ़ लो। अब मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको लक्ष्मीकांत बहुत इजी लगेगी, ठीक है? और बाकी 1858 को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन किसी का? तो कल की क्लास बिकॉज ऑफ द पेपर पोस्टपोन कर रहे हैं, पर हम ऐसा करेंगे जैसे ही आप लोग पेपर देके आएंगे ना, तो उसको हमारे पीएसआईआर वाले ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है?